एवरीवन, जैसा कि हमने यूपीएसआई की सीरीज चालू हो गई थी। यूपीएसआई में हमने दो क्लास ले चुके हैं, आज तीसरी क्लास है। मेरे तीसरी क्लास में भी 25 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके, आपके पेपर में यूजफुल है। ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करके अपने कंसेप्टों को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कंटिन्यूटी में आप इसको क्वेश्चनों को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 15 है, कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 15 दिया गया है और सार्व अनुपात कितना है 4 है। इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके कितने पदों का 4 पदों का योगफल ज्ञात कर रहा है। तो भैया आप जीपी का क्या है, तो जीपी का पहला पद कितना दे रखा है आपको, एक क्या दे रखा है 15 दे रखा है और आर का मान क्या दे रखा है आपके सामने 4 दे रखा है। क्या है योगफल, यह योगफल आर का मान 4 किसका 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा होता है तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का फार्मूला क्या होता है, a r के पावर n -1 अपॉन r -1। बेटा ये फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जब r का मान 1 से बड़ा होता। अगर r का मान 1 से छोटा होता तो ये 1 - r के पावर n अपॉन 1 - r हो जाता आपका। इसके साथ n का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इसके 4 पदों का योगफल। n का मान बेटा कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। तो आपको फार्मूला रख देना है S4 4 पदों का योगफल की बात चल रही है। a का मान कितना दिया गया है आपको बेटा 15 दिया गया है, r का मान 4 के पावर 4 -1 4 -1। अगर 4 -1 दिया तो बेटा ये बताइए 15 4 के पावर 4 का मान कितना हो तो 256 होता है -1 अपॉन 4 में के 3 से इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया 5 आ गया। S4 का मान चल रहा था हमारे पास तो 5 आ गए, 256 में के 200 कितना हो जाएगा 53। अब 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 से 15 हो जाएगा। अब 5 से 15 5 बचे 25 से 26 और 15 वाला अगर 26 5 10 2 12 5 से 15 5 25 से 26 5 वाला आंसर 5 दूनी 10 2 12 एक मिनट 256 में के 255 आएगा 55 आएगा 5 5 25 5 25 2 27 तो आपसे कितना आ जाएगा 1275। और इकाई अगर नहीं मल्टीप्लाई करके तो इसी वाले से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कौन सा मिल जाएगा, डी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी आपको दी गई है तो उसका पहला पद आपको दिया गया है, आपका क्या दे रखा है पहला पद दे रखा है। पहला पद का मान 15 दे रखा है आपके सामने और सार्व अनुपात कितना दे रखा है, r का मान 4 दे रखा है और 4 पदों का योगफल, a का मान दिया, r का मान, n का मान, सारे मान आपको दे रखा है। ठीक, और अगर Sn तो n पदों का योगफल का ये फार्मूला होता है। अगर यही मान अगर r का मान 4 से छोटा देता तो 1 - r के पावर n अपॉन 1 - r हो जाता। हमने फार्मूले में रख लिया, फार्मूले में रख लिया, इसका गुणा करवा दिया, आपका आंसर कौन सा हो चुका है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का क्या है, जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है। अब भैया कोई चीज अगर विभाजित करते पूरा का पूरा बस देखो भाग चला जाए बेटा, देखिए तो वो कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या है और n है, कैसी संख्या n है और किससे विभाजित किया जाता है 12 से। अगर भाग पूरा का पूरा चला जाता है तो शेषफल क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक, लेकिन वो क्या कह रहा है कि शेषफल 4 रहता है, मतलब 12 का भाग जा रहा है 7 और धनात्मक संख्या, और जब एक धनात्मक संख्या n को n कैसे में धनात्मक संख्या है तो कह रहा है जब 4 शेषफल यहाँ ध्यान रखना, जब 12 से मैं भाग कर रहा हूँ n को तो शेषफल कितना बचता है 4 बचता है। अब समझना एक चीज को मुझे बताना, अगर जितना शेषफल बचता है अगर उस संख्या से उसको शेषफल को हटा देता, जैसे मैं कह दूं समझना 12 का भाग में 16 में दे रहा हूँ तो 12 कम 12 हो जाएगा, बचे कितना 4। अगर मैं 16 में से 4 को पहले ही घटा दूं जो शेष था 12 बचेगा। अब 12 का भाग 12 में मेरा चला जाएगा, सिंपल समझना। तो मैं क्या कह रहा हूँ
कि अगर जितना शेषफल अगर उसको वहां से हटा दिया जाए तो 12 जिस संख्या से भाग दे रहे तो हमें भाग पता चल जाएगा, बाहर चला जाएगा। फिर कह रहा पहले तो ये बताइए, फिर कह रहा 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है। 8n को किससे विभाजित? उसी संख्या मतलब 12 से। उसी संख्या का मतलब क्या है कि जो ये लिखा उसी संख्या से, उसी संख्या का मतलब है कि मैं 12 से विभाजित किया जा रहा है। तो कह रहा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कह रहा शेषफल बताना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक, चलिए पहले इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब देखिएगा, तो कोई संख्या 12 से विभाजित शेषफल कितना आ जाएगा? n-4। मैंने n-4 क्या मैंने कहा कि जो भी शेषफल पहले वहां से हटा देंगे, भाग किससे दे देंगे? 12 से। और सबसे छोटी संख्या में भाग देने पर सबसे छोटी संख्या क्या मिलती है? हमें 1 मिलती है। मैं सबसे छोटी संख्या मान के चल रहा हूं। तो n-4 बराबर 12 कम 12, तो n का मान बेटा जो कितना हो जाएगा? 16 हो गया। उसने संख्या क्या मान रखी है? 8n। संख्या क्या मान रखी? तो 8 गुणे कितना हो गया? 16। 16 के कितना होता है? 128। तो मुझे 8n कितना बेटा मिल गया? 128। अब वो कह रहा 8n का मान आ चुका, उसी संख्या से विभाजित करना है। बेटा 12 से भाग दे देना मुझे 128 को। अगर बेटा 12 से भाग दे देता हूं तो कितनी बार जाएगा? 12 कम 12, तो 8 आ जाएगा। 0 लगाऊंगा, तो 0 जब लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? तो शेषफल कितना मिल जाएगा? 12 दाम कितना होता है? या मैं कह दूं सीधा सीधा एक बार की 10 बार भाग चला जाएगा, शेषफल कितना मुझे मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो हम 12 का अगर भाग देते हैं 128 पर तो 12 कम 12 हो जाएगा, 8 आया 0 दशमलव के बाद, तो शेषफल पूछा तो ये क्या बन जाएगा? तो शेषफल आ जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? शेषफल। शेषफल कह रहा है तो आपसे क्या पूछा था? शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल बेटा कितना निकल के आ जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा। अब फिर ऑप्शन में दो चीज एक बार, तो ये तो 14 कभी हो ही नहीं सकता था ऑप्शन में, ना तो कभी 12 हो सकता था, क्योंकि 12 से भाग दे देंगे तो शेषफल कभी 12 थोड़ी आ सकता है। शेषफल भाग कभी 14 थोड़ी आ सकता। तो आंसर सी था या तो डी था। अगर हम सिंपल लॉजिकल बात कर रहे हैं तो हमारे पास लॉजिकल बात क्या थी? तो आंसर 10 आता, तो आंसर क्या था? 8 आता। और हमने सॉल्व करके शेषफल दिखा दिया। शेषफल कितना निकल के आया हमारे पास? 8 निकल के आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। कह रहा 5 7 1 1 0 1 2 2 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना। क्या करना है? 5 7 1 1 0 1 2 2 को 9 से विभाजित करने पर क्या बताना है आपको? शेषफल बताना है कि शेषफल क्या है? ये संख्या है 9 से कितनी। और आप कंसेप्ट जानते हैं कि जब कोई चीज 9 से विभाजित करने की बात है तो भाग नहीं देना है, उस पर जितनी भी संख्याएं सबको क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। अगर 9 का भाग चला जा रहा है तो उससे आपको पता चल जाएगा शेषफल क्या होगा। तो जब भी ध्यान रखना है 3 से हो या 9 से जितनी भी संख्याएं दी गई हों सबको क्या करना है? सबको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। कितनी संख्याएं दी गई है? तो लिखा है 5 7 1 1 1 0 1 2 2। अब आप मुझे बताओ, इनको मैं जोड़ लेता हूँ। 5 + 7 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 2 + 2। अब भाग कितने कर देना मुझे? 9 का कर देना। जोड़ता हूँ 7 5 12 12 13 14 15 16 2 18 2 20। तो 20 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 दूनी 18। तो शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ से? शेषफल अगर शेषफल पूछ रहा है आपसे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 18 2 20। अगर आप यहाँ से भाग दे रहे हैं 20 पर तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी तो 9 दूनी 18 आ जाएगा बटा कितना आ जाएगा? तो आपके पास जो शेषफल बचेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रखा था कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आंसर आपका बेटा कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। तो जब भी आपको इस प्रकार के सवाल मिले कि जितनी भी संख्याएं दी गई हो 5 7 1 तो जितनी भी यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो, चाहे 3 हो चाहे 9 हो, तो क्या कर लेना है? सबको जोड़ लेना, उससे भाग दे देना। भाग देने विभाजित करने पे तो आपका शेषफल मिल जाएगा। सबको जोड़ने में जो भी आए उसमें भाग दे दी, वो आपका शेषफल निकल कर आ जाएगा। अब कह निम्नलिखित प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखो जब भी हमने कहा इस तरह के तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, लेकिन जब संख्याएं बढ़ी तो कंसेप्ट काम करते हैं। और कंसेप्ट क्या काम करता है आपको बताया गया, पढ़ा चुके हम।
कि अंडर रूट वाले मान कैसे निकलते हैं। देखिए पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ 96 एक पे अप्लाई कर लेता हूँ, बाकी आपको सारे कुछ जैसे हम बात इसकी कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते। पहले जैसे आपको ये है 12.96 लिखा है, ठीक है, वो हम पूछ रहा है इसका बताइए कि क्या होगा। अब सबसे पहले आपको जो सीखना पहले उस पर काम करते हैं कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं। अंडर रूट निकालने के लिए हमें दो के पेयर बनाते हैं। किसके किसके पेयर बनाते हैं? दो के पेयर बनाते हैं। हम डेसिमल की बात कर लेते हैं, डेसिमल हम लगा लेंगे, ठीक है। अगर ये 6 है तो हम पहले डिजिट को लेके चलते हैं, 6 को लेके चल रहे हैं। हम किसको बेटा लेके चल रहे हैं? 6 को लेके चल रहे हैं। अब ये बताइए 6 किसका होता है? स्क्वायर। हम 6 की बात कर रहे हैं तो बेटा इस 6 की हम बात अगर कर रहे हैं तो 6 किसके स्क्वायर होता है? आएगा 1 से लेकर 9 तक में देखना है तो 6 एक होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, जहाँ पे यूनिट डिजिट हमें 6 मिलेगा। और एक 6 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है, एक 6 का स्क्वायर होता है। यही दो नंबर होते हैं हमारे पास। क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है और एक 6 का स्क्वायर होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो समझना है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर ठीक है। अब ये देखना है कि 4 और 4 का वर्ग भी 16 होता है और 6 का वर्ग भी 36। तो दोनों की इकाई डिजिट में क्या मिलेगा? मुझे 6 मिलेगा। अब आता है इसके बाद दोनों कहाँ जो 12। अब 12 को आपको ऐसे देखना है कि किसके बीच में आता है। 12 हमारा 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो सबसे पहले इकाई डिजिट लेना, इसको देखना किसके स्क्वायर पर आता है। तो हमने देखा 4 के स्क्वायर पर आता है और 6 के स्क्वायर पर आता है। फिर देखना 12 किसके बीच में आता है। 3 का वर्ग करता हूँ तो 9 आता है, 4 का वर्ग करता हूँ तो 16 आता है। तो हमें देखना 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो ये कितना बन गया? 34 बन गया, क्योंकि 4 तो बड़ा हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 बड़ा होगा तो 12। ठीक है, अब तो आपके पास है तो 34 होगा या तो 36 होगा। ध्यान देना, या तो 34 होगा या तो आपके पास क्या आएगा? 36 आएगा। अब 34 36 की कहानी देखेगा। अब यहाँ के बाद इन दोनों को गुणा करा देना। 3 चौक कितना हो गया? 12। अगर कोई संख्या इससे बड़ी है, अगर इससे बड़ी तो बड़ी संख्या लेते हैं, अगर इससे संख्या छोटी होती है तो इसलिए कौन सी लेंगे? ये वाली संख्या लेंगे। बीच में दशमलव लगा तो हमने क्या लगा देंगे यहाँ पर? दशम। तो हमारी कौन सी निकल के आ जाएगा? तो किसका स्क्वायर है? 3.6 का स्क्वायर दिया गया है। अगर इसी प्रकार बताइएगा आप लोग, फिर हम क्वेश्चन तो बाद में कर रहे हैं। 29। अब ये फिर से आ गया, 6 हमें दिख रहा है, 6 हमें दिख रहा है तो 4 लेंगे और हम क्या ले लेंगे? इन दोनों को लेके चल रहे हैं तो 4 लेंगे और 6 लेंगे। अब बताइए 29 किस पर आता है? 29 5 और 6 के बीच आएगा। 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 होता है। 6 के स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इन दोनों में तो 5 और किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के बीच में आएगा। अब 5 और 6 के बीच में आएगा तो 5 स्क्वायर 25 6 तो बड़ा होगा, तो या तो देखो 54 या तो 56 के बीच में आएगा। अब समझना, या तो 54 आएगा या तो 56 आएगा। अब इसकी बात चल रही, समझना बात को कि क्या निकल के आ रहा है क्या नहीं निकल के आ रहा है। ठीक, अब 5 6 कितना हो जाएगा? 30 हो गया। अगर 5 और 6 का गुणा कराते तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 30 हो जाएगा। हम 5 और 6 का गुणा करा लेंगे तो क्या बन जाएगा? मुझे 5 6 का कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। ठीक, तो 5 6 का 30 हो गया तो किसका हो गया? तो आपका 5 6 का 30 हो गया तो इसके पास चला जाएगा तो 5.5 तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? 5.4 आ जाएगा। ठीक, अगर इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 7.29 का देखते हैं तो इसी प्रकार हम सबके मान निकाल लेंगे। जैसे हमने इसको निकाल के दिखा दिया आपका, इसी प्रकार उसका आगे हम मान निकाल लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर वो चीज उससे बड़ी होती तो काम चल लेते हैं। तो अब चलिए इसके पूर्ण वर्ग की बात चल रही जो 1296 का है। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो रूट आपके सामने क्या लिखा है? क्वेश्चन जो लिखा है 12.96 लिखा है, 29.16 लिखा है, डिवाइड जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? 7.29 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई के साथ में लिखा है 51.84। अब बताइए तो 2 कितना बन जाएगा? ये आपका 3.6 निकल के आ जाएगा। ये 29.16 किसका है? 5.4 का है, डिवाइड अगर 7.29 देखता हूँ, 299 किसका होता है? 3 का होता है, 7 का होता है, 7 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 2.7 का निकल के आ जाएगा। और ये कितना निकल के आ जाएगा? और 4 का होता है, 2 का होता है और 8 का होता है।
ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 7.2 निकल के आ जाएगा। देखिए हमने डायरेक्ट सबके मान निकाल दिए। ठीक है, तो 3.6 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइड का मतलब जानते हो ना क्या होता है 1/2.7 मल्टीप्लाई 7.2। ठीक, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो अगर डेसिमल हटाना तो मैं डेसिमल सबके हटा देता हूँ तो ज्यादा अच्छा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 36/10 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो 54 क्या हो जाएगा 10 और यहाँ 72 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमने डेसिमल हटा दिए। अब देख लीजिए कौन किसकी पहाड़ा में आता है। ये 27 गुना कितना होता है बेटा 54 हो जाता है, 2 बार में चला जाएगा। अब बताइए 36 गुना 72 हो जाएगा और 36 गुना कितना हो जाएगा 72। अब 72 का स्क्वायर करना है हमें तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा 72/100 बचा। तो आप समझिएगा मेरे पास देखिएगा मैं वर्क करूँ ना तो मुझे इतना पता है कि 2 का इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा 4 मिलेगा। अब 4 किसी ऑप्शन पर है, अगर इसकी बात करूँ तो 4 मुझे सिर्फ एक ऑप्शन पर दिख रहा है। 4 मुझे कौन सा ऑप्शन पे दिख रहा है, एक ऑप्शन पर दिख रहा है, तो पूरे बाकी कोई मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं आपको करना है। बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5184 आपका आ जाएगा, वर्क करेंगे बटे 100 कर देंगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा 51.84 निकल कर आपका आ जाएगा। तो ध्यान दें जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई करें, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, पहले ऑप्शन को देखते रहना है कि मल्टीप्लाई में कितना करना है, जितना मल्टीप्लाई करना है उसी को उतना ही काम आपको करना है। तो भैया हमने ट्रिक बता दी आपको कि सबसे पहले इकाई का अंक देखना है, 2 के पेयर बनाने हैं आपको, इसका मान निकाल लेना है, इसका मान निकाल लेना है सबसे पहले। तो इसके बाद देख लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके हिसाब से आपको क्या कर देना है सेट कर लेना है किसका मान आपका मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूं। अब बताइए एक ये संख्या लिखी है, देखिए 23.234334 को सबसे छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तित करें। तो भिन्नांक का मतलब भिन्न में परिवर्तित करें, भिन्नांक का मतलब क्या होता है हम उस चीज को भिन्न में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश और हर से कितना अधिक है। क्या पता करना है कि अंश और हर से कितना अधिक, अंश और हर का मुझे अंतर देखना है कितना है कितना नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले हम भिन्न निकालते हैं। भिन्न निकालने के लिए देखता हूँ मैं इस संख्या को x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ x बराबर कितना मैंने मान लिया 23.23434। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है ये संख्याएं कहाँ से रिपीट हो रही है। देखो बेटा 3434, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 232.3434। अब यहाँ से ठीक है, ठीक है। अब ये संख्याएं बार बार मुझे मिलती रहेंगी। अब मुझे ये बताओ, पहले मैंने कल भी पढ़ाया था इस टाइप का एक सवाल आया था, आज फिर से इस टाइप का सवाल है, पहले दोनों में अंतर किया गया है। तो इसमें क्या है कि देखो जहां से चीजें आती हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि मान कैसे निकाले, तो डायरेक्ट मान निकालेंगे तो हमने डायरेक्ट आपको बता रखा। अगर मैं इसमें क्या कर दूं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये 100 से मल्टीप्लाई तो 1000x बन जाएगा। जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना बन जाएगा 232.34 ये बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को घटा लेता हूं 1000x माइनस 10x, इन दोनों को मैं घटा लेता हूं तो 232.34 अब माइनस, पहले हमने ये लिख लिया, अब माइनस करके हमने 10x वाला कितना है 232.34 और डेट ठीक घटा देता हूं। अगर मैं 232 घटा देता हूं तो बताइए क्या आएगा, ये तो पीछे वाला तो पूरा जीरो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये 990x हो गया, 1000 में 10 चला जाएगा 990x बन जाएगा। अब इसको घटा देता हूं तो बताइए जब इसमें घटाऊंगा तो 4 में 2 क्या आएगा 2 आ जाएगा, 3 में 4 में 2 2 आ जाएगा, 3 में 3 जाएगा तो 0 मिल जाएगा, 2 में 2 चला जाएगा, 234 में 232 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये भैया 23,002 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा तो 23,002 बटे 990।
भैया जो आपसे पूछा गया था कि बता दीजिए बेटा ये भिन्न क्या है, तो उसने कहा था भिन्नक में, तो भैया ये भिन्नक आपका निकल के आ चुका है ये। अब वो कह रहा था अब ये कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो कम और कम कर देते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 5 10 हो गया, 0 और 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, 1 9, 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया सबसे छोटा वाला नंबर निकल के हमने आ गया। इसके बाद कुछ भी नहीं कटने को तैयार। ये कह रहा है अंश और हर में कितना अधिक, दोनों घटा देता हूँ। 11,501 में 495 को मैं क्या कर देता हूँ माइन। बेटा ये अंश है ये, और ये आपका क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। अंश है ये, हर है, दोनों घटा दी तो 11 5 के क्या गए 6। 6 किसी ऑप्शन पर दिख रहा है, मैंने पूरा नहीं घटाया, मैंने एक चीज को घटा रहा हूँ। 1 में 5 गया, मेरा क्या आ गया 6 आ गया, और यहाँ 6 मुझे कौन से ऑप्शन पे दिख रहा है, तो ए ऑप्शन पे दिख रहा है। मेरा आंसर क्या हो चुका, तो आपको पूरा नहीं घटाना, आपका आंसर एक डिजिट मिल चुका। कहीं ऑप्शन में 6 नहीं दिया गया है तो टाइम बच जाएगा आपका, तो आपको सीधा आंसर क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ठीक, बाकी तो कुछ भी घटाना नहीं है, तो बाकी घटा के 9 में 9 आ जाएगा, 0 0 पूरा निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो अब हमने आपको ट्रिक बता दी कि जब भी ऐसा कुछ हो एक ऑप्शन के द्वारा आपके मान निकल आए, तो 11 5 गए 6 आ जाएगा, तो यहाँ से हम बात करें 9 में 9 गए 0 आ जाएगा, 4 में 4 गए 0 आ जाएगा, 11, तो जो आपका आंसर बन जाएगा तो 11 0 0 6 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का मासा, 2 संख्याओं का महत्तम, तो आपका महत्तम 2 संख्याओं का मासा कितना है 31 है। क्या कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है, उनके लघुत्तम समापवर्त, जो भी लघुत्तम समापवर्त आएगा उनको 2 अन्य भाजक 18, कह रहा लघुत्तम समापवर्त के गुणनखंड कर दिएगा, जो भी आएगा उसके 2 गुणनखंड क्या कौन से हैं, 2 अन्य भाजक 18 और 21, और भी ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, उससे 2 बताया कि उनके 2 गुणनखंड जो है 2 अन्य भाजक है वो 18 और 21 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी छोटी संख्या है। ठीक है, बताइए। तो अब हमको सवाल जो दे रखा है 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है 31 दे रखा है, और बेटा ये बताइए कि 2 संख्याओं का एलसीएम की 2 अन्य भाजक कितना हुआ, 2 अन्य भाजक दिए गए, 18 दिया गया और कितना दिया गया 21 दिया गया, ये भाजक है। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर कोई चीज एचसीएफ मतलब क्या होगा, दोनों 2 संख्याएं रही होंगी, जब 2 संख्याएं वो दोनों ऐसी संख्याएं रहेंगी, एचसीएफ मतलब दोनों के पास क्या कॉमन मिला होगा। अगर एचसीएफ 31 बता रहा है तो भैया इसके पास एलसीएम में उसको 31 को होना चाहिए, क्या 18 21 है, क्या 31 के पास 18 बेटा 21, दोनों देखो जो 31 होता है वो अभाज्य संख्या होती है, और 31 तो कहीं है ही नहीं ना, 31 तो कहीं है ही नहीं, 2 तो उसने बता रखा था, और ये एचसीएफ है, और एचसीएफ में दोनों के पास कॉमन, तो 31 तो इसके पास है नहीं, तो मतलब कहने क्या हो गया कि एलसीएम के 3 अन्य भाजक कौन कौन से होंगे, 3 अन्य भाजक जो होगा 18 होगा 21, तो एक हमने ये मान लिया कि 31 क्योंकि भाई एचसीएफ का, इसके द्वारा मैं बोल पा रहा हूँ कि उसका तीसरा जो गुणनखंड रहा होगा, जो भाजक रहा होगा वो क्या रहा होगा 31 रहा होगा। अब आपको बताना कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई, तो एचसीएफ कितना होगा 31 और एलसीएम कितना है 18 गुणे 21 गुणे और 31। अब समझना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 31 गुणे 18 गुणे 21 गुणे 31, क्योंकि अगर मैं ये 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेता हूँ तो यहाँ एचसीएफ देखो क्या मिल रहा है 31 मिल जाएगा, और एलसीएम भी दोनों के पास वो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या बड़ी है आपकी, ये संख्या आपकी बड़ी संख्या है,
और ये संख्या आपकी छोटी है। उसने क्या पूछा? छोटी संख्या। तो ये आपकी संख्या क्या हो गई? छोटी संख्या हो गई। और ये संख्या आपकी क्या है? बड़ी है। ठीक, तो समझिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ एलसीएम। तो यहाँ से उसने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो मुझे जो बनाना इसी के द्वारा बनाना है। और आपने क्या कहा था? एचसीएफ दोनों के पास, तो मैंने बनाया कि 31 दोनों के पास हो जाए। इसके बाद उसने कहा दो गुणनखंड है, तो 18 और 21। तो भैया छोटी संख्या जो आपसे पूछी गई थी, छोटी जो संख्या आपसे पूछी गई थी, जो छोटी संख्या क्या निकल के आ जाएगी? तो 31 गुणे 18, 18 आ जाएगा। 18 एक कम 18, 18 की 54 एक 55, 558। 558 बेटा कौन से नंबर पर है? डी नंबर पर है। तो ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का एलसीएम ऐसा बोल दे तो एलसीएम के दो भाजक है, तो एलसीएम के 3 8 भाग, क्योंकि 31 ऐसा क्या है? आभास संख्या जो दोनों के पास नहीं मुझे मिल पा रही, पहले मैं एलसीएम की क्या बना रहे? 3 भाजक ले लिए। अब दोनों संख्याओं का लगा दिया, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 2100 की राशि 3000 पुरुषों एवं महिलाओं के बीच इस प्रकार से बांटी गई है कि प्रत्येक पुरुष को 1 रुपए और प्रत्येक महिला को 50 पैसे प्राप्त हुए हैं। तो पुरुषों की संख्या बताना भैया। पुरुषों की संख्या तो कोई दिक्कत नहीं, 21 हमारे पास धनराशि 2100 की थी, 3000 पुरुष थे एवं महिलाओं की भी। उसने हमें ये नहीं बताया कि महिला कितनी है, पुरुष कितनी। उसने ये कह दिया कि पुरुष और महिलाओं की संख्या हमारे पास कितनी बेटा? 3000 है। पुरुष और महिलाओं के बीच संख्या बेटा कितनी है? 3000 है। और 3000 है तो चलिए, तो मैंने मान लेता हूँ। और उसने क्या कहा? किस प्रकार से बांटी गई? प्रत्येक पुरुष को 1 रुपए और प्रत्येक महिला को कितना दिया है? 50 पैसे प्राप्त हुए हैं। तो भैया 50 पैसे को रुपीज में कितना लिखते हैं? 50 पैसे को बेटा 50 पैसे को 1/2 रुपए लिखते हैं। ठीक, 50 पैसे क्या लिखेंगे? 1/2 रुपए। अब मैं मान लेता हूं, मैंने माना अगर पुरुषों की, मैंने मान लिया पुरुषों की संख्या कितनी मैंने मान रखी है। अगर मैंने मान लेता हूं कि पुरुषों की संख्या मैंने कितनी मान ली? x, तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएंगी? महिलाओं की संख्या बेटा, महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास? महिलाओं की संख्या आ जाएगी 3000 माइनस x। ठीक, अब चलते हैं। तो पुरुष और महिलाओं को कितने हैं? पुरुषों की संख्या x है और कितने रुपए बांटे जा रहे हैं? पुरुषों को 1 रुपए बांटे जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 × x हो जाएगा। ठीक, महिलाएं कितनी हैं? 3000 माइनस x। रुपए कितने बांटे जा रहे हैं? 1/2। कितने दोनों को मिला के रुपए बांटे गए हैं? 2100 रुपए बांटे गए हैं। ठीक, बांटे गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा? तो बेटा ये x हो जाएगा, 2 का भाग 3000 में दे दूंगा तो 1500 बन जाएगा, माइनस x/2 हो जाएगा, और ये 2100 है। अब इसको उधर दे देता हूं, इसको देखो सॉल्व कर लेता हूं, इसको और इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो x माइनस x/2 मिलके कितना हो जाएगा? तो बेटा x माइनस x/2 कितना हो जाएगा? x/2 बन जाएगा, बराबर ये भाई 1500 इधर चला जाएगा, तो 2100 माइनस 1500। तो बेटा 2100 माइनस 1500 इधर चला जाएगा तो कितना आएगा? x/2 15,600 आ जाएगा। तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 1200। तो भैया पुरुषों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? पुरुषों की संख्या हमारे पास क्या हो गई? 1200 रुपए हो चुकी है। 1200 रुपए नहीं, पुरुषों की संख्या 1200 है। तो हमसे पूछ रहा था आपका रिलेशन क्या दे रखा है? पुरुषों एवं महिलाओं के बीच प्रकार बांटी, प्रत्येक पुरुष को 1 रुपए मिला, प्रत्येक महिला को 50 पैसे। तो पूछा था पुरुषों की संख्या, हमने उसकी एक रिलेशन बना लिया, और रिलेशन बनाने से हमें पता चला पुरुषों की संख्या कितनी बेटा हो गई? 1200 हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में, ठीक है, एक प्रतियोगिता परीक्षा है, ठीक है,
सेक्शन ए में कितने बेटा है 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, ठीक है बिल्कुल। और सेक्शन बी में कितना है 51% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 8% बच्चे क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने बच्चे 8। उसने कहा कि जो सेक्शन ए में है तो 66% बच्चे पास होते हैं, बी सेक्शन में तो 51% बच्चे पास होते हैं, और कह रहा है इन दोनों सेक्शनों से अगर मिला कर बात करें तो 8% बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। दोनों सेक्शनों से कितने बच्चे फेल होते हैं अनुत्तीर्ण होते हैं 8% बच्चे, जबकि दोनों सेक्शनों में 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। हमें उत्तीर्ण होने की संख्या बताओ। तो भैया यह तो मैं अनुत्तीर्ण के हिसाब से चलूंगा, ये तो मैं उत्तीर्ण के हिसाब से लेके चलूंगा। जैसे मैंने कल क्वेश्चन डिस्कशन किया था, मैंने अनुत्तीर्ण लेके चला था, आज हम उत्तीर्ण लेके चलते हैं। दोनों क्वेश्चन को एक ही कंसेप्ट है, प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या में क्या करना है ज्ञात करना। तो बताइए उम्मीदवार कितने का क्या था उत्तीर्ण होने का, उत्तीर्ण होने के लिए देख लेगा उत्तीर्ण कितने परसेंट बच्चे हुए। तो पहले कितना पास है 66% बच्चा पास था, फिर क्या हुआ था 51। ये दोनों इंडिविजुअल दोनों अलग अलग है, ये 66% एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, 51% बी सेक्शन की बात। लेकिन वो क्या कह रहा कि दोनों सेक्शन में 8, दोनों सेक्शनों को मिला कितने पास फेल हुए, दोनों सेक्शनों को अगर मिला के बात करा तो कह रहा 8% बच्चे फेल हो चुके हैं। अगर 8% बेटा बच्चे पास हुए फेल हुए तो कितने परसेंट बच्चे पास हुए होंगे सर जी 92% पास हुए होंगे। 100 में अगर हम 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 92%। तो मतलब कहने का कि 92% बच्चा पास हुआ होगा। अब आप इसको बता दीजिए कितना होता है 66 51 92, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7 और 6 5 11 -92। तो बताएं तो कितना हो जाएगा 7 में 2 गए 5 25% बच्चे कितने उत्तीर्ण हुए 25। तो ये जो उत्तीर्ण बच्चे हैं 25% जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं इनकी संख्या कितनी दे रखा है 450 दे रखा है। तो 25% बच्चों की संख्या कितनी है भैया 450 है। तो 1% बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी 450/25 हो जाएगी। लेकिन मुझे तो पूरे उसने क्या पूछा प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, कितने उम्मीदवार आए थे पेपर है उसने पूरी संख्या पूछी है। पूरी संख्या का मतलब मुझे 100% का मान पूछ रखा है, 100% का मान पूछ रखा है तो क्या निकल के आएगा 450/25 गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो क्या मान निकलेगा, तो 25 की टेबल में कितनी बार जाएगा 25 से कम 25 और 25 अट्ठे कितना होता है 25 20 आएगा 200, 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है। तो 18 हो जाएगा 18 गुणे 100 कितना आ जाएगा 1800 आपको मिल जाएगा। तो कितना मान आ गया 1800। कहीं ऑप्शन पर है बिल्कुल है बी ऑप्शन पर आपका आंसर लिखा होगा। तो बी का मान कितना बेटा आ गया 1800 आ चुका है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा वर्ष 2016 में, कह रहा है वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या वर्ष 2016 वर्ष कैसा है 2016 है और कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 2500 है। इसमें इनमें 55% क्या है लड़के हैं, बाकी क्या है लड़कियां हैं। वर्ष 2017 की बात करें 2016 की इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि 2016 में विद्यालय कॉलेज है, कॉलेज में कितने बच्चे हैं 2500 स्टूडेंट हैं, जिसमें कह रहा है कि 55% लड़की हैं। तो आप मुझे बताइए लड़कियां कितने परसेंट रही होंगी सर जी 100% होता है। 5% अगर बॉयज है तो 45% क्या रही होंगी गर्ल्स रही होंगी, ठीक है। अब 2017 की इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है छात्रों की कुल संख्या में 12% की क्या हो गई है वृद्धि हुई है। जो पहले 2016 में 2500 बच्चे थे इसमें कितने बच्चे बढ़ गए 12% बच्चे। तो 2500 का हम 12% निकाल लेंगे तो वृद्धि हो गई, ठीक है ये भी समझ में आता है। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में बदलता नहीं है तो कह रहे जितना अनुपात पिछले वर्ष 2016 में था लड़का और लड़की होने के रेशियो, लड़का और लड़की होने के रेशियो क्या था 55% बॉयज थे 45% गर्ल्स थे। अब भी वही रेशियो है 55% बॉयज है 45% क्या है गर्ल्स है।
तो कह रहे 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या क्या थी। किसकी संख्या पूछ रखा है आपसे, लड़कियों की संख्या। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। चलिए 2016 की कहानी पे चलते हैं। 2016 की कहानी को प्ले करते हैं। 2016 में उसने क्या कहा, बॉयज कितना दिया गया है, बॉयज आपका 55% है, ठीक है, और गर्ल्स हमारी कितनी है, गर्ल्स हमारी दी है 45%, ठीक, ये पता चल गया। और मुझे क्या रखा है, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है मुझे दे रखी है 2500, ठीक, हमें ये भी समझ में आ चुका है। 2016 की इंफॉर्मेशन, अनुपात पूछा है, अनुपात बॉयज और गर्ल्स का क्या होगा, अगर अनुपात की बात चल रही तो बॉयज अपॉन गर्ल्स का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये कितना 55/45, और तो इसको अगर डिवाइड कर दे तो 11/55 अपन 45, तो 9 आ जाएगा, ठीक, ये अभी 2016 की इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं 2017 के इंफॉर्मेशन में चल रहा हूँ। 2017 क्या कह रहा है, 2017 अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 2000 हम अपने 17 की बात कर रहे हैं। 2017 में क्या कह रहा है, उसकी कहानी देखो। 2017 में क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या 12% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो गई थी। तो भैया तो स्टूडेंट कितने थे, 2500, 12% बोला हुआ 112/100, ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 से कम 25, 25 5 30, 25 से कम 25 2800। तो भैया 2000 में कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल छात्रों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, 2800 हो गई, ये मुझे पता चल रहा है। फिर वो कह रहा है कि अनुपात सेम रहता है, अनुपात यहाँ भी वही रहेगा, जो अनुपात है बॉयज अपॉन गर्ल्स का वो क्या रहेगा, 11/9 रहेगा। तो वर्ष 2017, अब ये बताइए मुझे, आखिरी लाइन चल रहा हूँ स्टेज पर, अनुपात मुझे पता है बॉयज और गर्ल्स का बेटा 11 अनुपात से कितना है, 9 है। तो अगर पूछा इन दोनों का अनुपात, जितनी संख्या लिखी कितनी मुझे लिखी 2800 दिया गया है, तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11x प्लस 9x बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, 2800 अगर अनुपात में है, 2800 11 में कितना हो गया बेटा 20x हो गया, 20x किसके बराबर हो गया, 2800 के, तो 0 से 0 हटा देता हूँ, x 2 1 कम 2, x का मान कितना आ गया 140, अगर x का मान मेरे पास कितना आ चुका है 140 आ चुका है, x का मान अगर 140 आ चुका है, तो ये मुझे बताइए कितने थे गर्ल्स का, क्या पूछा था गर्ल्स कितना था, गर्ल्स जो आपका था तो 9x था, तो 9 गुणे कितना हो गया 14 हो गया 140, अगर मैं गुणा करा 14 नहीं कितना होता है 126, तो 1260, तो कितने बच्चे बेटा थे वहां पर 1260 बच्चों ने आपके गर्ल्स का जो अनुपात पूछा गया था गर्ल्स और बॉयज में, तो 1260 बच्चे थे। अगर मैं 2800 में 1260 को घटा देता हूँ तो मुझे निकल के आ जाएगा कि लड़कों की संख्या। तो आपसे यहाँ लड़कों पूछना, लड़कों की संख्या पूछ सकता था, ठीक है, तो लड़कों की संख्या का पूछता तो हम क्या कर लेते 11x कर देते, x का मान ऑलरेडी पता है हमें, तो 11x पे काम कर लेते, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। एक व्यापारी ने 10 कुंटल, एक व्यापारी ने कह रहा है कि 10 कुंटल गेहूं खरीदता है, क्या रेट के हिसाब से खरीदता, 1000 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से। एक व्यापारी है 10 कुंटल गेहूं खरीद रहा है 1000 रुपए से, फिर ठीक भाव से खरीदा, ठीक है, खरीद लेता है। अब वो कह रहा है इतने परसेंट की उससे क्या हो गई हानि है, कितना 5 और 5 या 44/5% की हानि हुई, हानि पर बेचा। गेहूं का विक्रय मूल्य बताओ, कितने में गेहूं का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो खरीदने का तो आपको पता चल गया, उसने पूछा कितने में आपने बेचा उसको, ये बताइए सीपी कितना है। सीपी का मतलब बेटा होता है क्रय मूल्य, जो खरीदा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, जो खरीदा जाता है उसको हम सीपी बोलते हैं। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना था, 10 कुंटल खरीदे आपने, 10 गुणे कितना हो गया
1000, तो आपके पास कितना हो गया 10,000 हो गया। अब एसपी चाहिए, तो एसपी भैया इसी पे निकलेगा, तो 10,000 गुण, अब जितने का लॉस होता है, मान लेते हैं सपोज थोड़े एक नंबर का, हमने कहते हैं यहाँ पर 10% की लॉस हुआ, 10% का मतलब हमें 90% पर हमने उस चीज को बेच दिया। अब यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन लिखा नहीं है, तो हमने क्या किया 90 पर, हमने कहा 20% की हानि, तो हमने क्या किया 100 में 20 को घटा दिया, उतने की हानि। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे 100 माइनस इसको घटा देंगे, 5 कितना हो गया 40 4 44, 44/5%। ठीक, अब इसको सॉल्व कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा एसपी निकालने के लिए। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका अगर गुणा कराते हो तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 44/5, और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करूंगा मैं 100 से भाग दे दूंगा। सॉल्व कर लिया, तो एसपी 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, गुणे 10 में 4 गए 6 आ जाएगा, 10 में 4 गए 6, 9 में 4 गए 5 आ जाएगा, 4 56 हो जाएगा, गुणा करवा लीजिए, तो 0 सब पे लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का पढ़ा 6 पढ़ेगी तो 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 11 हो जाएगा, 2 चौके 8, तो 9120 आ जाएगा। तो 10,000 रुपये कोई चीज खरीदी थी, 9,120 रुपये में उसने बेच दिया है। कितने में कोई चीज बेच दिया है, तो 9,120 रुपये कोई चीज वो बेच चुका है। तो सबसे पहले बहुत आसान सवाल था, जिसमें आपको क्या करना सीपी निकाल लेना था, एसपी निकालने के लिए जितना परसेंटेज उतना घटा दिया, उसको सॉल्व किया, आपको क्या निकल के आ गया एसपी निकल कर आ चुका है। चलिए 11 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने क्या कहा 50 किलो गेहूं बेचा था। एक व्यापारी ने कितने किलो गेहूं बेचा 50 केजी। एक व्यापारी ने 50 केजी गेहूं बेचा, जिसका एक भाग 15% लाभ पर, कितने परसेंट लाभ पर 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, व्यापारी 50 केजी गेहूं था, उसको 15% लाभ पर बेच दिया। शेष 8% की हानि पर 50 केजी गेहूं था, उसको कुछ ने कुछ गेहूं बेच दिया, जिस पर मुझे 15% का लाभ हुआ, और कुछ गेहूं जो बेचा गया वो 8% की हानि पर। तो कितना एक भाग, अब ये कितना भाग है पता नहीं, कुछ ने कुछ एक भाग वाला कुछ भाग, तो हमने कुछ भाग हमने क्या 15% की लाभ पर बेचा, बाकी भाग हमें 8% हानि पर हुआ है। ठीक, उसका शुद्ध लाभ, अगर उसका शुद्ध लाभ नेट शुद्ध लाभ कितना है 12% है, तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई है। भैया उसको हानि हो रही है, फायदा नहीं हो रहा, उसको हानि हो रही है। तो कह रहा हानि कितने का हुआ, कह रहा 8.2 किलो का, 6.52 किलो का, 7.5 किलो का, 10.45 किलो का। कोई दिक्कत नहीं, किलो की बात चलिए देख लेते हैं। सारा कुछ तो बता रखा है, व्यापारी के पास कितने किलो गेहूं था। तो मैं मान लेता हूं कि जिसका एक भाग, मैंने मान एक भाग उसने क्या कहा 15% लाभ पर बेचा गया, मैंने माना x केजी गेहूं, मैंने माना x केजी गेहूं लाभ पर बेचा गया है। ठीक, बेचा गया है। अगर x केजी लाभ पर बेचा गया तो हानि पर कितना हो जाएगा, हानि पर बेचा गया गेहूं, हानि पर बेचा गया गेहूं। अगर हानि पर बेच रहा है गेहूं तो बताओ कितना हो जाएगा 50 माइनस x। अब चलते इस पर, अब बताइए प्रॉफिट कितने का हो रहा था 15% का, आपने लाभ किस पे बेचा है इस पर, तो 15x बटे 100, क्योंकि 15% लाभ पर बात कर रहा था। हानि पर कितना हुआ माइनस कर दिया मैंने, हानि कितनी की थी 8% की, तो 50 माइनस x और 8 बटे 100। नेट प्रॉफिट कितना उसका था, उसका शुद्ध लाभ कितना था 12%, 50 गुणे कितना हो जाएगा 12%, 12 बटे 100। तो बेटा 100 सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 इसका 100 इसका और 100 इसका, सब कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो क्या बचेगा, 15 15x बचेगा। 8 पंचे कितना हो गया बेटा, 8 पंचे 40, 400 हो गया, माइनस माइनस 8x हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया, 12 0 12 पंचे 60, 600 हो गया। 15 8 बेटा कितना होता है, 23x होता है, 6 4 इधर चला जाएगा तो 600 प्लस 400 तो 23x बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे 23 हो जाएगा। अगर मैं इसको भाग दे देता हूं तो कितना आ जाएगा, तो 23 3 69, 23 चौको 92, 92। देखो यहाँ पे हम भाग देके दिखा दे रहे हैं, 23 भागे 1000, 23 चौक कितना हो गया, 92 हो गया, बचा कितना 8, अब ये 80 बन गया, 23 3 69 हो गया, 23 3 कितना हो गया 69 हो गया, 10 में 9 गए 1, 11 आ जाएगा, दशमलव लगा दिया, दशमलव जब लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा 23, फिर 110 बन गया, 5 3 15, 5 10 ज्यादा हो जाएगा, फिर हमारे पास कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 3 12, 23 चौको 92। फिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सीधे ये समझ में आएगा 43.4 में इतने बात कर रहा हूँ, कितने डेसिमल कितने डिजिट तक लिखा है, 2 डिजिट तक लेके चला है। तो अभी एक बार और कर लेते तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 10 में 2 गए कितना मुझे मिलेगा, 8 मिलेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 में 9 गए 1 आ जाएगा। ठीक, दशमलव एक बार और काम कर जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये देखना है कितनी बार जाएगा, तो अगर हम 36 18 अच्छा दोनों अगर 8 बार में देखते 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 7 बार में करीबन जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, और 7 14 2 16, 10 में 1 9, यहाँ 7 में 6 19। तो हम 43.4 से क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक लिख रखा, तो 43.47 ये मेरा मान निकल कर आ चुका। मुझे हानि पर बेचा गया कि पूछा, हानि पर बेची गई तो कितना आपने मान रखा है, 50 माइनस x मान रखा है, तो कितना हानि पर बेचा गया, तो हानि पर कितना बेचा गया है, तो आपका जो बेचा गया है तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 43.47। अगर 50 में घटा रहा हूं तो यहाँ पर अगर डेसिमल समझना, एक बार और डेसिमल पे पॉइंट में चला जाएगा। अगर 19 से 190 की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट आंसर देखना है, पहले बात तो मेरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि अगर 43 घटा दो डेसिमल कुछ लगा तो मुझे 6.52 दिख रहा है, तो मुझे एक बार और 190 पे जाना होगा। 190 पे चला जाऊंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, ना 27 हो जाएगा, ना 2 18 2 20, 60 बार के समथिंग चला जाएगा। कितनी बार के जाएगा समथिंग, 8 बार पर जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 2 16 2 18, ठीक 8 के समथिंग जाएगा तो एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 10 में 8 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं 8 3 24 और 8 2 16, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने से का अपना आंसर ले लेते हैं। अब देखिए, तो 10 में 8 गए 2 हो जाएगा, 10 में 8 गए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 10 में 8 जाएगा 2 बन जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 9 में 7 गए 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 पे आ जाएगा, 9 में 4 के कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, दशमलव लग जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 6.522। और 6.522 कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन पे लिखा हो, कहाँ पर है, बी नंबर पर। तो सवाल थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो देखो बेटा मिली। अब इसको है कि आपको जैसे हमने आपको सॉल्व करके बताना था, हमने इतना भाग दे दिया, नहीं तो हमें तो सिर्फ यहीं से पता चल चुका था कि 4.4 से ही हमारा आंसर मिल चुका था, 0.4 है, तो इसको अगर घटाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा, तो 6 के रूप में आएगा। और 6 के ऑप्शन में दिख रहा था, कौन से ऑप्शन पे दिख रहा था, बी ऑप्शन पर हमें 6 वाला दिख रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कंटिन्यू करता हूँ। एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 25% और 30% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी विक्रेता कितने परसेंट छूट दे रहा है, 25% और 30% की छूट के बाद क्या कह रहा है, 3,59,625 रुपए पर घड़ी बेचता है। कितने बेचता है, एक घड़ी विक्रेता है, एक 25% डिस्काउंट दे रहा है, एक 30% डिस्काउंट दे रहा है, और लगातार डिस्काउंट दे रखा है। ठीक, घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात, जब कीमत छूट पड़ देता है तो मैं फार्मूला लिख देता हूं, एसपी बराबर होता है एमसी।
अंकित मूल्य को बेटा बोलते हैं मार्केट प्राइस बोलते हैं। एसपी और एमपी का मतलब क्या होता है? एसपी का मतलब होता है बेचने, ठीक है, विक्रय मूल्य। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। जब भी आपको ऐसा मिलता है तो आप क्या लिख देते हैं? 100 माइनस छूट। क्या लिख देना है आपको? 100 माइनस छूट लिख देना है। 100 माइनस छूट परसेंट है, 100% अपॉन 100, ठीक है, ये बेटा आपका फार्मूला होता है। तो एसपी बताओ पहले कितना है? एसपी का मान कितना है? 3,59,625। एमपी कितना है वही आपको निकालना है। अब बताइए, अब यहाँ ना मैं ऐसा करके मैं सीधा सीधा लिख सकता था 100 में भैया कितने परसेंट की छूट हो रही है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता था वो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता था 100 में 25 जाए कितने परसेंट का? 75% का, और यहाँ पे कितना होगा? 70% का। क्या तो मैं ऐसा सीधा सीधा लिख लेता, मुझे फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ये एमपी लिख लिया और 100 में 25 जाएगा 75 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। तो 35,009 3,59,625 एमपी 75 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 70 बटे बेटा 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों किसके टेबल में खत्म हो जाएंगे? 3 5 9 6 2 5 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? एमपी 3 बटे बेटा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 7 बटे 10 हो जाएगा, ठीक। तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा आपका मान? 3 5 9 6 2 5 गुणे कितना हो जाएगा? 4 का हम 40 बटे 3 और 7। अब ये देख लेते 3 और 7 की टेबल में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर बात अगर पूर्णतः पूरी संख्या लिखी हुई तो पक्का भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव में तो कोई आंसर लिखा नहीं गया। अगर दशमलव में आंसर नहीं लिखा गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 और 7 से दोनों से जाता है, ठीक। या तो मैं 3 और 7 का भाग देके चेक कर लेता हूँ। 3 की अगर पहाड़ा पढ़ना, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 29 हो गया, 3 9 27 2 29 हो गया, 16 29 2 26 हो गया, 3 8 24 हो गया, 24 2 26 22, 3 7 गए 3 बजे 15, ये आ गए 3 से। अब मैं इसको किससे डिवाइड कर देता हूँ? 7 से। 7 एक कम कितना हो गया? 7 4 बचा 49 हो जाएगा, 7 एक कम 7 17 हो गया, 7 9 14 3 7 7 35। अब इसका 40 हाथ गुणा करा देता हूँ तो 0 हो जाएगा, 0 आ गया, 0 बिल्कुल आ गया, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 0 सब पे है, ठीक है, 4 पंचे 20 0 हो गया, और 4 पंचे 20 4 दूनी 8 2 10 3 0 3 0 सब ऑप्शन पे लिखे हुए, 4 दूनी 8 2 4 पंचे 20 हो गया, 4 दूनी 8 2 10 हो गए, 4 एक 4 1 5, हर ऑप्शन पे 5 है, ठीक है। अब 4 पंचे 4 1 4 5 4 7 28, 8 वाला ऑप्शन भी दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका आ चुका है, 4 7 28 4 1 4 2 6, तो 6,85,000 ये आपका क्या आंसर आ चुका है। तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 6,85,000 रुपए उसका अंकित मूल्य आपका था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए, एक फुटबॉल है जिसकी कीमत कितनी है? एक फुटबॉल है जिसकी कीमत कितनी है हमारे पास? 9,000 रुपए है। 30% की छूट दी गई, कितने पर? 30% की। कह रहा है एक फुटबॉल है, हम फुटबॉल लेने गए, उसकी कीमत उसने बताई 9,000 रुपए, वो कह रहा है आपको 30% का हम छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 30% का। उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या रहेगी? तो भाई सीधी सी बात है सर जी, कि कीमत की बात कर रहा है, 9,000 रुपए दिए गए हैं, 30% की छूट दी तो कितने में हमें मिल रहा होगा? 70% में मिल रहा होगा, तो 70 बटे कितना कर देंगे हम? 100 कर देंगे बेटा, 2 0 0 खत्म हो गए, 9 7 कितना हो गया? 63, ये बेटा कितना आ गया? 6300। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। तो उसने जो कीमत पूछी थी कि अंतिम कीमत क्या रही होगी, तो कितनी रही होगी? 6300 रुपए रही होगी। एक व्यक्ति ने क्रमशः 12.5%, अब समझिएगा सवाल को, एक व्यक्ति ने क्या कहा? क्रमशः 12.5% और 15% के साथ साधारण ब्याज कितना? एक तो ये लिखा हुआ है आपका,
और एक कह रहा है ठीक कि साधारण ब्याज पर दो अलग अलग ए और बी, उसने कहा कि एक पर उसको ब्याज दर कितना मिल रहा है 12.5% मिल रहा है, दूसरे पर ब्याज दर कितना मिल रहा है बेटा 15% ब्याज दर आपको मिल रहा है। वो कह रहा है दो योजनाएं हैं ए और ए पर ब्याज दर 12.5% है, बी पर ब्याज दर कितना है 15% है, और उसने कुल इन्वेस्टमेंट कितना रुपए खर्च किए 31,500 रुपए को विभाजित करके, ठीक है। तो 31,500 रुपए को ये नहीं बता रखा कि ए में कितना इन्वेस्टमेंट किया है और बी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ये 2 वर्षों बाद, 2 वर्ष बाद उसको कुल राशि कितनी मिल रही है साधारण ब्याज की, ध्यान रखना किसकी ब्याज की बात कर रहा है, साधारण ब्याज की कुल राशि कितनी दे रखा है 8900 रुपए दिया गया। कितना दिया गया है 8900 रुपए दिया गया। तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी थी, अगर हम योजना ए की बात कर रहे हैं, योजना ए की अगर हम बात करें कि योजना ए में, तो मैं मान लेता हूं क्योंकि राशि तो उसे बताई नहीं, तो सीधा सिंपल सा सवाल है, मैंने मान लिया, मैंने माना, क्या माना ए में ए राशि कितनी रही होगी x रुपए हमने ले लिया, ए में राशि कितनी, तो बी में कितनी हो जाएगी, बी में राशि कितनी हो जाएगी, बी में राशि जो हो जाएगी तो 31,500 माइनस x हो जाएगी, ठीक 31,500 माइनस x हो जाएगा। बेटा दरवाजा बंद करा, 31,500 माइनस x हो जाएगा। अब जब 31,500 माइनस x हो जाएगा तो बताइए कितना, अब उसने क्या पीआरटी लगा देते हैं एसआई के लिए, तो पी का मान मेरे पास कितना x है, आर की दर कितनी है 12.5%, टाइम कितना दे रखा है आपका, टाइम देखा है 2 वर्षों के लिए बटे 100 पीआरटी अपॉन 100। पहले दूसरी कंपनी बी में कितने परसेंट का है 31,500 माइनस x गुणे आपका ब्याज दर कितना 15%, 15 गुणे 2 टाइम के लिए 100 बराबर कितने रुपए उसने खर्च की दिए हैं ब्याज उसको 8900, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 12/5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये 25x बन जाएगा, ठीक। तो 5 10 वाले जो 25 हो जाएगा प्लस, अगर इसकी 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा 15 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा, इसका गुणा करा लेते हैं, 30 का गुणा कराएंगे तो 3 जीरो इसके तो पहले से हो गए, और 3 का गुणा कराएंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15, 3 1 कम 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 2 9 हो जाएगा, ठीक माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा बराबर, ठीक। अब बराबर के बाद चलता है यहाँ पर, यहाँ 100 का गुणा करवा लेंगे, तो पहले कितना था 8900 था, 2 जीरो और चले आएंगे इसके पास। अब बताइए तो ये कितना हो जाएगा 25 में माइनस 3x चले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, तो 22x बन जाएगा, तो 89 माइनस 9,45,000 घटा देंगे तो 22x बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 जीरो थे, अब 3 जीरो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 जीरो तो यही रहेंगे, 10 में 5 गए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 8 8 में 4 गए, ठीक। बटे कितना दिया गया था 8900 दिया गया था, बिल्कुल ठीक है, तो 9,45,000 है, इकाई 10 सैकड़ा 10 लाख, ठीक। यहाँ पे गुणा देंगे तो 15 दूनी 30, 3 से गुणा कराना था तो 3 जीरो हो गए, देखो 15% है, ठीक है, 3 से गुणा कराना था, 3 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करा दिया तो 3 जीरो ये हो गए, और 3 5 15, 3 5 15 और कितना था 31,315 लिखा ना, 315 है, ठीक है, 31,500 है, ठीक है।
बटे 100 PRT/100, ठीक है, सही चल रहा है। अगर हम इसकी बात चल रही है तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 0 0 3 0 0 3 × 5 = 15, 3 1 कम 3 1 4 3 2 9, 9,45,000। ये कितना है? 8,09,000, ठीक है। मान ए में राशि कितनी लिखी? x। दूसरी राशि कितनी हो जाएगी? b में राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, 15% पर है 2, तो 12 × 24 25, ठीक है, तो 25x/1000 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 30, ठीक, और यहाँ से कितना मुझे मिल जाएगा? 89 मिल जाएगा, 89,000 था, तो 100 इधर चला जाएगा, ठीक है, 25 3x 22x 89,000। मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन तो सही दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12.5% के साथ है, ठीक है, 12.5% है, तो 12 × 24 = 25, ठीक, 25x 9,000, चलिए, तो 25 में 3 जाएगा, 22 आ जाएगा, और 22 यहाँ संख्या बड़ी हो रही है और यहाँ छोटी, 15 दूनी 30। अगर हम 33 को कुछ कैंसिल आउट करके देख लेते हैं तो क्या आएगा? अगर हम इसको बात कर लेते हैं, यहाँ को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ की बात करके फिर देखते हैं क्या आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25, तो अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 25x बटे कितना हो जाएगा? बटे 100 हो जाएगा, और प्लस 31,500 माइनस x 15 दूनी 30 बटे 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 89,100। अगर हम एक जीरो से इसका जीरो हटा देते हैं, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में चला जाएगा, 4 बार में, x बटे 4 प्लस, अब 3 का गुणा करा लेते हैं, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए, तो 31,500 माइनस x गुणे 3 बटे 10 बराबर 8,900 89,100, ठीक है। लघुत्तम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 4 दाम 40 अगर लघुत्तम हो जाएगा, 4 दाम 40, 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस और 4 से इधर भी गुणा कराना होगा, तो 31,000। तो अगर इसकी बात करता हूँ तो 40 की जगह एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 आ जाएगा।
तो 4 और 10 का लघुत्तम 20 मिलेगा, 4 पंचे 20, 5 x हो जाएगा और 31,500 माइनस x, तो गुणे कितना हो जाएगा 6 बराबर 8900 हो जाएगा। ठीक, 5x प्लस 600 माइनस लिखा है 600 और 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे 30, 6 कम 6 3 9, 6 3 18 और यहाँ कितना हो जाएगा और यहाँ पर और माइनस 6x हो जाएगा बराबर। ठीक, अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो 8900 गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था क्योंकि 30 गुणा नहीं करवा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा और x हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा प्लस 889000 बराबर, तो कितना हो जाएगा 00 ये हो गए 0 ये आपका हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा और 2 नाम 18 2 8 16 17 हो जाएगा। तो इसको इधर भेज देता हूँ, आपका कितना हो जाएगा 17, तो माइनस x बराबर 17 8000 माइनस 1890, तो ये माइनस का निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा घटाने पे 11000 मिल जाएगा, तो माइनस का आएगा तो माइनस दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11000। तो पिछले सवाल पे क्या था कि जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या कि 30 की जगह पर हमने 3x लिख दिया था जिसका हमारा आंसर गड़बड़ा रहा था। ठीक है, तो आंसर कितना आ चुका है आपका 11000 आ चुका है। अगले सवाल पे चलता हूँ। तो भैया राम ने 2 बराबर रकम 2 भिन्न भिन्न लोगों को दी। राम ने क्या किया 2 बराबर रकम 2 भिन्न भिन्न लोगों को दी। उन्होंने पहले व्यक्ति पर कितना किया 5% साधारण ब्याज लगाया। 5 साल के अंत में उन्हें ब्याज के रूप में कितना मिला 1000 रुपये। कितने वर्ष के लिए लगाया है 5 साल के लिए। उन्हें केवल 2 साल के लिए रकम दी। वह उस ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति के रूप में वसूली है। अगर हम पहले व्यक्ति के रूप में अगर वसूल लेंगे तो बेटा आपको याद रखना एक चीज को, जितनी जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति के रूप में वसूली है, आपको एक चीज का याद रखना कि जब भी इस टाइप के सवाल आपको दें तो आपको ये देखना है साधारण ब्याज कितनी दी गई है और अंत में ब्याज कितनी दी गई है। तो ये सारी चीज़ों पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना इस चीज़। तो आपको ये हम होमवर्क में दे रहे हैं, इस सवाल को हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं ताकि आप इसको सॉल्व करें। इसका आप चैनल पे सब्सक्राइब करें, उस पर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें कि आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। ठीक, हम 16 सवाल भी बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको भी हमने होमवर्क में आपको दे रखा है कि आपको दोनों सवाल अपने घर में करने हैं। ठीक है, दोनों सवाल घर में ये आपको चैनल पर अपने कमेंट बॉक्स पर इन दोनों के हमको आंसर आपको देने कि आंसर क्या आएगा क्या आंसर नहीं आएगा, दोनों पर आपको बताना है। अब बात करते हैं 17 नंबर पे सवाल। हमने 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दिए हैं, जिस पर आप चैनल पर जाएंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो इस पर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, 17 नंबर पे कह रहा 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। भैया 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7500 रुपए का भुगतान कितने वर्ष के लिए हो रहा है 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जा रहा है। तो 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। तो हर किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। राशि कैसे हो रही है समान वार्षिक किस्त दी जा रही, किस्त की राशि पूछ रखा है क्या आपका होगा। चलिए देखते हैं क्या राशि होगी, बताओ। 5% को क्या लिख सकता हूँ 5/100 लिख सकता हूँ। तो 5/5 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो जो हम इसकी बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 20 और अनुपात कितना बन जाएगा मेरा 21 बन जाएगा। टाइम मेरे पास कितना दिया गया है, ये पहले 1 वर्ष के लिए हो गया, ये 1 ईयर के लिए हो गया। अगर हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है 20 का स्क्वायर कर देंगे और 21 का स्क्वायर कर देंगे दूसरे वर्ष।
तो 20 के स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 21 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। हम तीसरे साल की हम बात कर रहे हैं, तीसरे साल की हम बात करेंगे तो 20 का क्यूब हो जाएगा और 21 का क्यूब हो जाएगा। तो 20 का क्यूब कितना होता है, तो दोनों 4 दूनी 8000 हो जाएगा और इसका 9261 हो जाएगा। 21 एक कम 21, 68 और 21 की क्यूब बात कर रहा हूँ। 21 के स्क्वायर कितना हो जाए 421 से कम 84, ठीक है। अब हमने चेक करें, अब उसने कहा कि समान वार्षिक किस्तें क्या थी, समान थी। अगर ये 20 से 20 रुपए हमने कितने किस्त भर रहे थे, 21 रुपए की भर रहे थे, तो यहाँ 9261 है, तो हमें यहाँ कितने का गुणा कराना होगा उसकी बात कर लेंगे। तो देखो बेटा यहाँ हम गुणा करा रहे हैं, तो इसमें हमने गुणा कितने कराया, हमें गुणा कितने कराया यहाँ पर हमने, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमने गुणा कितने कराया 21 का, तो यहाँ भी गुणा कितने का हो जाएगा 21 का। अगर यहाँ पे मुझे बनाना तो यहाँ मुझे गुणा कितने कराना होगा 441 का, और यहाँ भी गुणा मुझे कितना कराना होगा 441 होगा। तो इतने का मुझे गुणा कराना होगा, तब जाके मेरा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। अगर तब जाके तीनों मान कितना हो जाएंगे, गुणा कराएंगे, ये मान कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा, ये भी मान कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा, और ये भी मान ऑलरेडी 9261। ये किस्तें मैंने क्या कर दी, समान कर दी। जब मैंने किस्तें समान कर दी तो यहाँ गुणा करवाऊंगा इधर, तो कितना हो जाएगा 0, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये भैया इसका ये हो गई किस्त। दूसरे नंबर पे जब यहाँ मैंने गुणा कराया तो कितना हो जाएगा, तो ये अब इस पे गुणा कराऊंगा तो 0, 0 21 चौको कितना हो गया 8400 हो गया। अब इसका कितना था 8000 था, तीनों को मैंने जोड़ लिया, जोड़ने में मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 8 4 12 मिलेगा, 8 24, 24 1 25, ठीक। अब बताओ बोले उसमें किस्त कितने की चल रही थी 7500 रुपए ब्याज पर, तो 7500 बटे कितना है हमारे पास 25,220 रुपये मूलधन हो गया। कितने किस्त चल रही थी 9,261 पर। अगर इससे इसको कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आपका आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 2754 रुपीज। कितना मिलेगा 2754 रुपीज। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 2754 रुपए हमको मिल जाएगा, ठीक। आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अब उसने कहा दिनेश, नागा और नरेन एक साझेदारी में आते हैं। ये एक साझेदारी में कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टमेंट करते, तीनों एक साझेदारी में आते हैं। दिनेश संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है। तो मैंने मान लिया इतना, मैंने माना संपूर्ण पूंजी, मैंने मान लिया संपूर्ण पूंजी कितनी है उसके पास x है। तो भैया दिनेश की कितनी लागत लगाई उसने, दिनेश की संपूर्ण पूंजी का 1/3, मतलब x y कितना हो गया 3 दिनेश की पूंजी हो गई। अगर दिनेश की पूंजी ये लगा दिया तो नागा और नरेश, नागा और नरेश ने कितना मिलकर लगाया था भैया, इसने x y 3 कर दिया, तो ये x y 3 घटा देंगे तो कितना मुझे मिल जाएगा 2xy, 2xy 3, इन दोनों ने मिलकर फिर लगाया। अब सवाल क्या कह रहा है समझ लो, ये सवाल क्या कह रहा है, नागा अकेले उतना योगदान करता जितना दिनेश और नरेन साथ मिलकर, दिनेश और क्या हो गया नरेन तो कौन कितना योगदान करता है, जब नागा बोलता है कि अकेले योगदान उतना ही करता है, नहीं कितना योगदान कर रहा है दिनेश और नरेन, दिनेश और नरेन। तो कहता है कि
नागा अकेले उतना योगदान करता है जितना दिनेश और नरेंद्र ने साथ मिलकर किया। भैया दिनेश का कितना था, पूंजी का कितना था, 1/3। अब बताया मुझे एक चीज, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, नागा माइनस नरेंद्र बराबर क्या लिख सकता हूँ, दिनेश। तो दिनेश की पूंजी तो मुझे पता थी कितनी थी, x/3 थी। अगर ये नागा प्लस नरेंद्र दोनों एक क्वेश्चन ये बनी है, एक क्वेश्चन ये बनी है, अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं, इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं, तो नरेंद्र नरेंद्र कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 टाइम्स अगर तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स नागा इक्वल क्या मिल जाएगा, हम दोनों को जोड़ लेते हैं। तो बेटा x/y दोनों को जोड़ लिया तो नाग कितनी मिल जाएगी, x/3 प्लस 2x/3। तो बराबर कितना आ जाएगा, इसके पास x आ जाएगा, तो नागे कितना मिल जाएगा, नागे को बेटा x/2 मिल जाएगा। तो दिनेश ने x/3 लगाया था, नागे ने आपको कितना लगा दिया, x/2। अब यहाँ की बात करो, नागा का हो गया। अब इसकी बात चल रही है कि अब तीसरा बंदा कौन था, नरेंद्र की। तो भैया नरेंद्र कितना हो जाएगा, नरेंद्र। तो अगर नरेंद्र की बात चल रही है कि नरेंद्र का मान कहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ से मान निकाल सकता हूँ। नरेंद्र का मान कितना आ जाएगा, 2x/3 माइनस, और नागा का मान कितना है, x/2। दोनों को घटा दूंगा तो घटाने मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6 आएगा तो 4x माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा, x/6 आ जाएगा। तो पहला मान क्या था, x/2 दिनेश का, सॉरी x/3 था। दूसरा मान क्या था, x/2 था। तीसरा मान कितना था, x/6 था। तो 1/3, 1/2 और 1/6। अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूं तो ये 6 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा और 1 बार जाएगा। अब उसने किस पर सवाल पूछा था, आपसे सवाल पूछा गया तो नरेंद्र कितना प्राप्त करेगा, कितने पर, 1,05,000 पर। तो 1,05,000 पर अगर बात कर रहा था, अगर हमसे बात कर रहा था तो 1/6 गुणे 1,05,000, ठीक। अगर इसका मैं भाग दे देता हूं, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 4 10 और 7 42, 3 45, 7 42 3 45, 56 30। तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो 17,500 रुपये हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास कितना है, 17,500 रुपये है। तो नरेंद्र को कितना प्राप्त करेगा, तो 17,500 रुपये नरेंद्र क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अगला सवाल, ठीक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवर में भारत का प्रति ओवर रन रेट 7 था, 20 ओवर में। तो भैया भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच चल रहा था, एक क्रिकेट मैच में कितने था, 20 ओवर में भारत का प्रति ओवर रन रेट कितना, 7 था। तो 45 ओवर में कितना है, 425 रनों का लक्ष्य पाना था। तो भारत के लिए न्यूनतम कितनी औसत बनाए रखना जरूरी है कि ताकि ये पक्का हो जाए कि खेल जीत जाएगा। तो भैया पहले 7 का दे रखा था, 7 का क्या बता रखा था, तो पहले 20 ओवर में रन, 20 ओवर में रन कितना हो जाएगा, तो 20 ओवर में भारत में कितना रन रेट था, 7 का था। तो 20 गुणे 7 कितना हो गया, 140 हो गया। अब बताइए उसने कितने ओवर में खेला था, 45 ओवर का मैच। तो बताइए 45 माइनस 20 ओवर में रन, तो रन कितने बनेंगे, पहले टोटल रन कितने थे, 425 माइनस 140, तो 5, 12 में 4 गए 8, 3 में गए 2, तो 25 ओवर में भैया रन कितने बनाने थे, ओवर में रन कितने बनाने थे, 285।
तो क्या कुछ न्यूनतम औसत पूछा है, तो औसत पूछा तो 285 बटे कितना कर देंगे हम 25 कर देंगे। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 × 25, 3 28, 5 × 35, 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 11.4। तो उसका औसत कितना हो जाएगा 11.4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर एक कार को 1200 एक कार को कितने दिन में कर रहा है 1290 दिनों में। बी एक कार कितने कर रहा है 1290 दिनों में कर रहा है। बी उसी कार को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी कार को 2580 दिनों में कर रहा है। इन दोनों को सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 1290 और 2580 का एलसीएम क्या निकल के आएगा 2500 बेटा 80 ही एलसीएम आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी 1 हो जाएगी। कितने दिनों में काम करेगा डी, दोनों कैपेसिटी कितना वर्क कितना किया गया 2580 किया गया बटे 3, तो कितना निकल के आ जाएगा 3 × 24 हो गया, 3 × 18 860। कितने दिन में काम करेगा 860 दिन में मिलकर उसी कार को वो कंप्लीट करेगा। ये वाला सवाल आपको होमवर्क होगा, ये वाला सवाल आप 21 नंबर का सवाल घर में करेंगे। इसको आंसर आपको बताना है, आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स पर क्या आंसर आएगा। ठीक, 22 एक ही स्टेशन से शुरू होने वाली दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में चलती हैं। जब भाई ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं दोनों की स्पीड क्या होती है घट जाती है। जब विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होती है जुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या करा कि एक ही स्टेशन पर शुरू होने वाली दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में चलती है। कैसे चलती है भैया, एक ही दिशा में चलती हैं। यदि 800 मीटर लंबी ट्रेन ए और बी में बैठे एक आदमी को 80 सेकंड में पार करती है। 800 मीटर लंबी ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे एक आदमी कितने सेकंड में पार कर जाती है 80 सेकंड में। और 750 मीटर लंबी ट्रेन जो बी है 25 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। एक खंभे कितने सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन ए की गति का पता लगाना, तो कह रहा ट्रेन ए की गति क्या रही होगी ये बात का पता आपको लगाना है। ठीक है, तो ट्रेन की गति का पता कैसे लगाएंगे, सबसे पहले उस पर काम करते हैं। तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना ट्रेन ए की स्पीड x, ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 1, ठीक, किलोमीटर पर हाउस के हिसाब से लिया जा रहा है। अब ए और बी की हमने मान लिया दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, तो x - 1 मैंने कहा था जब एक ही दिशा में तो घट जाती है। क्या लिया है स्पीड डिस्टेंस कितनी है 800 मीटर बटे कितना हो गया बटे 80 सेकंड में ये हो गया। तो x - y बराबर बेटा कितना हो गया 10, समीकरण 1 मान लेता हूँ। फिर हम दूसरे के पास चलते हैं, बी बैठे आदमी बी के लिए, तो y बराबर स्पीड कितनी थी y थी कितनी मीटर है 750 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने सेकंड में पार करेगी 25। तो 25 के पहाड़ में कितनी बार में जाएगा ये 25 3 75 30 बार में। तो अगर हमें पता चल चुका है कि y जो बी ट्रेन है, बी ट्रेन जो आपकी स्पीड जो मानी गई है 30 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रही है, तो ए ट्रेन की गति का पता लगा है, x का मान चाहिए मुझे। तो अगर x - y बराबर आपका 10 दिया गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 + y हो जाएगा, और 10 और y का मान कितना है 30, x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो जो आपकी जो गति है तो 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आपकी स्पीड चल रही है। ठीक, अगले सवाल की ओर चलता हूं। कह रहा एक नाव 54 घंटों में 270 किलोमीटर की धारा किलोमीटर की विपरीत दिशा में जाती है। बेटा जब नाव होता है और वो धारा, तो जब स्पीड की बात चलती है तो जब एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। जब हम आप नाव और उसकी धारा की बात करते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है जुड़ जाएगी। अगर जब विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी घट जाएंगे।
ठीक। एक नाव 54 घंटों 270 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलती है। तो बताया, पहले मैंने मान लेता हूं, मैंने माना नाव की चाल, मैंने माना नाव की चाल कितनी है, x है, और धारा की चाल ने मान लिया, धारा की चाल क्या है, y, x और y मान लिया। अब एक नाव 54 घंटों 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है। विपरीत दिशा में जाने का मतलब है कि x माइनस वाई, भाई पानी है, पानी का बहाव के अपोजिट जाएंगे आप तो क्या होगा, जैसे पानी का फ्लो चल रहा है उसकी विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, वहाँ पहुँचने स्पीड कम होगी। तो x माइनस वन वाई बराबर कितने किलोमीटर जाना, 270 बटे कितना हो गया, 54 हो गया। अगर इसकी हम बात करते तो कितनी बार में जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 5 × 20 5 × 5 आ जाएगा। क्वेश्चन एक डाल देता हूँ इसका। फिर कह रहा है 64 घंटों में 448 किलोमीटर धारा दिशा में जाते हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो हमने क्या कर, दोनों को हम जोड़ देंगे। तब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 448 बटे कितना हो जाएगा, 64। तो x प्लस वाई बराबर इसका भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 7 = 28, कितना है 64 है, 448 है, 7 × 4 = 28 और 42 44, तो कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में जा रहा है। एक क्वेश्चन दूसरी। अभी दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। हमसे किसने को सांझे में, नाव की चाल, नाव की चाल आपने क्या मान रखी है, x, तो हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर कितना है, 5 है, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो 2x बराबर 12 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो पूछा गया था कि शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी आपकी। आगे कंटिन्यू। अब चलते हैं 24 और 25 पर। दो क्वेश्चन लिखे हैं, उसने कहा एक चार्ट बनाया गया, नीचे दी गई तालिका दी गई है, तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न को उत्तर दें। प्रश्नों को उत्तर दें। तालिका महीनों में 5 जूट मिलों द्वारा संसाधित जूट की गांठों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मार्च में। मार्च में हमारे पास क्या लिखा है, डीडी द्वारा जूट। अब एक मार्च देखिए कहाँ पे है मार्च, और डीडी ये लिखा हुआ, मार्च ये लिखा हुआ, 240 लिखा हुआ है ये। ठीक, मई में इसके, मई कहाँ है, ये लिखी हुई है, मई में क्या लिखा है, ये लिखा हुआ 480। ठीक, तेरा कितना प्रतिशत होगा, ठीक है 240 ये दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज पूछा, परसेंट कितना प्रतिशत, तो 240 बटे 480 और गुणे 100, 1 बटे 2 गुणे 100 हो गया, कितना हो गया 50%। तो आपका जो पूछा कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर कितना है 50% है, तो 240 अपॉन 280। ठीक है, अब 25 और 24 क्वेश्चन का आपका आंसर था। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन के पास। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर रहे हैं। 25वां क्या कह रहा है, फरवरी में जेजे द्वारा, फरवरी में क्या कह रहा है, जेजे द्वारा किए गए, जेजे कहाँ ये है, और किसमें करना है, फरवरी में, फरवरी कहाँ ये है, जेजे का कितना है, ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 180 लिखा हुआ है। ठीक, हम थोड़ा सा कर दें, हम थोड़ा सा मार्कर भी बदल देते हैं। तो फरवरी में कितना दिया गया है, 280 दिया गया है। ठीक, 280 दिया गया। इसके बाद उसने कहा मई में ए द्वारा, मई कहाँ ये है, मई ये है, मई में ए द्वारा कितना है, ये लिखा है 420 लिखा हुआ है। ठीक, जूट प्रसंस्करण के बीच, संस्करण के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है, तो उसका अनुपात कितना होगा। तो भैया ये बताइए अनुपात कितना है यहाँ पर, तो पहले फरवरी जेजे का लिखना है, तो 280 लिख लिया, अनुपात लिख लिया, अनुपात कितना कर दिया 420 कर दिया। तो भैया ये जीरो खत्म, तो 7 से अगर डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों को, तो 7 × 4 = 28 हो गया,
42। क्यों कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 3। तो 2 अनुपात कहीं 3 है, बिल्कुल है। आपका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, डी ऑप्शन पर आपका लिखा हुआ है। तो आपके 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर आपको 25 नए क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।